गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में जो है वो बताया था कि कल मैं आपको WH क्वेश्चंस के उत्तर देने का तरीका जो है वो बताऊंगा। तो आज मैं जो है वो आपके सामने WH वर्ड, उनके हिंदी मीनिंग और उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, किस WH वर्ड का प्रयोग क्या पूछने के लिए किया जाता है और उनका उत्तर देने के लिए क्या वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है, क्या हटाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है और किस प्रकार से उनके उत्तर दिए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले जो है वो हम जानेंगे WH वर्ड कौन कौन से होते हैं और उनका हिंदी अर्थ क्या होता है और किस WH वर्ड का प्रयोग वाक्य में, प्रश्न में जो है क्या पूछने के लिए किया जाता है, ये जानेंगे। और उसके बाद प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चाहे वो पैसेज में हो, सीन पैसेज हो, अनसीन पैसेज हो या पहाड़ के पीछे से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के जो पैटर्न ज़्यादातर जो है वो किस प्रकार का होता है और उत्तर देते समय या उत्तर का जो है वो पैटर्न क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को जो है वो जानेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड कौन कौन से हैं और इनका अर्थ क्या होता है तो देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है वॉट, WHAT, और वॉट का मतलब होता है क्या, और ये आपको वाक्य में जो है वो किसी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए इसका प्रयोग प्रश्न में किया जाता है। दूसरा है वाई, WHY, वाई का मतलब होता है क्यों, और ये कारण जानने के लिए पूछा जाता है। जब किसी बात का, किसी चीज का कारण जब मालूम करना हो तो प्रश्न जो है वो वाई से प्रारंभ होगा। तीसरा है वेयर, WHERE, वेयर, और वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये स्थान के बारे में पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद WHEN, when, और इसका अर्थ होता है कब, और ये समय पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद होता है आपके सामने who, WHO, और who का मतलब होता है कौन, और ये व्यक्ति के बारे में पूछता है। फिर है whom, WHOM, whom यानी किसको, ये भी व्यक्ति के बारे में पूछने के काम का है। और फिर है whose, WHOS, whose यानी किसका, अधिकार पूछने के लिए किसी व्यक्ति का, किसी चीज के, किसी वस्तु के ऊपर अधिकार को पूछने के लिए whose का प्रयोग किया जाता है। which, WHICH, which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, ये व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में पूछने के काम आता है। फिर होता है हाउ, ये कि WH वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, H और W, इसका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और प्रश्न इससे जब पूछा जाता है, केवल हाउ ही लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कैसे, और पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है तरीका। ठीक है, और अगर हाउ के साथ में दे दिया हाउ फार तो पूछने के काम आएगा ये दूरी, और हाउ डीप दिया है तो गहराई पूछने के काम आता है। और अगर हाउ लॉन्ग पूछा है तो लंबाई पूछने के काम आता है। मतलब हाउ के आगे, हाउ के बाद में जो भी एडजेक्टिव जो है, एडवर्ब जो है जिसका प्रयोग किया जाता है, उसी के अर्थ के अनुसार जो है वो इसका अर्थ निकाला जाता है। जैसे अब आगे तो सभी में हाउ आएगा, अब हाउ लॉन्ग, तो इसका जो अर्थ होगा वो ही इस प्रश्न में पूछा हुआ। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी लंबाई, किसी चीज की जो है लंबाई के बारे में पूछा होगा। यहाँ पर अगर फार दे दिया तो इसका अर्थ होता है दूरी, तो किसी चीज की जो है, किसी स्थान की दूरी के बारे में पूछा होगा। मतलब हाउ के आगे जो शब्द लगेगा उसका जो अर्थ होगा वो ही पूछने के लिए इसका प्रयोग प्रश्न में किया जाएगा। अब हम जो है वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, चाहे वो पैसेज के हो या किसी पाठ में से दिए हुए हो,
प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है? प्रश्न WH वर्ड वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें WH वर्ड आता है, उसके बाद में सहायक क्रिया जिस टेंस का वो प्रश्न होता है, वाक्य होता है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है WH वर्ड के बाद में। उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, WH वर्ड में ज्यादातर ऑब्जेक्ट आपको पूछा जाता है, ये उत्तर होता है इस प्रश्न का। और फिर अदर वर्ड्स जो पीछे रहते हैं उसमें एडवर्ब वगैरह ये सब चीजें आती हैं वो रखते हैं। और सबसे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो दिया हुआ होता है। ये होता है प्रश्न का पैटर्न जो आपके सामने होता है। उदाहरण के लिए मैं बताया देखो, सबसे पहले WH वर्ड दिया है, हेल्पिंग वर्ब दी है, सब्जेक्ट दिया है, मेन वर्ब दी है और अदर वर्ड्स जो है वो दिए, और फिर लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। तो ये उदाहरण इस पैटर्न का क्वेश्चन पैटर्न। अब आंसर्स पैटर्न इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपके प्रश्न उत्तर का जो है वो पैटर्न क्या होना चाहिए, उत्तर में क्या होना चाहिए? तो उत्तर में आपको सबसे पहले रखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी रखनी है? अगर डू डज डिड है तो उसको नहीं रखना है, उसके अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में उनको रखना है। डू डज डिड है तो इनको नहीं रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है उत्तर में, उत्तर में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? अगर डू डज और डिड में से अगर प्रश्न में है तो इनको नहीं लिया जाता है, इनके अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब हो तो ही वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, सीधी आएगी मेन वर्ब। अगर डू डज और डिड का जो है प्रश्न है तो आपको सब्जेक्ट के बाद में सीधा मेन वर्ब लेना है, और उनके स्थान पर डू डज और डिड के लिए आपको क्या परिवर्तन करना मैं आगे बताऊंगा। तो पैटर्न क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। ठीक है, उदाहरण मैंने दिया, जैसे प्रश्न पूछा आपको व्हाट डज ही लर्न, तो आपको उत्तर हो जाएगा सब्जेक्ट ले लिया आपने, मेन वर्ब ले ली क्योंकि यहाँ पर जो है वो डू डज और डिड में से है तो आपने उसको छोड़ दिया, मेन वर्ब ले ली सीधी और ऑब्जेक्ट ले लिया और फुल स्टॉप पीछे लगा दिया। ऐसे कैसे दूसरा पूछा ये प्रश्न, इसका उत्तर ले लिया अपन ने, सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें देखो डू डज और डिड के अलावा दूसरी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब ले ली और मेन वर्ब ले ली और अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से उत्तर का पैटर्न आपके होता है। ये WH वर्ड जो है इनका, और ये क्वेश्चंस पैटर्न और आंसर्स पैटर्न जो है वो लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद में इनसे संबंधित नियम मैं बताऊंगा, जिसमें आपको मैंने बताया कि डू डज और डिड अगर हेल्पिंग वर्ब आपके प्रश्नों में है तो इनको नहीं लेना है। इनको नहीं लेना है तो क्या परिवर्तन होगा प्रश्न के उत्तर के जो है वो उस पैटर्न में क्या परिवर्तन होगा, किस प्रकार से उत्तर होगा, डू आने पर क्या परिवर्तन करेंगे, डज आने पर क्या परिवर्तन करेंगे और डिड आने पर क्या परिवर्तन होगा वो समझेंगे। और उसके बाद दूसरे जो WH वर्ड है वो आने पर उत्तर का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, वो सब नियमों के माध्यम से मैं जो है वो एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे डू डज और डिड अगर वाक्य में दिए हैं, प्रश्न में दिए हैं, तो आपको जो है उसका उत्तर किस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा वो मैं समझा देता हूँ पहले। अब देखिए रूल्स जो है इनके उत्तर लिखने के एक एक करके मैं आपको शुरुआत से बढ़िया तरीके से समझा देता हूँ। बिल्कुल आसान है, ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो आपको बार बार इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से जो है किसी भी प्रश्न का WH क्वेश्चन का जो है वो उत्तर देने में समर्थ हो जाओगे। देखिए प्रश्न का उत्तर देते समय उसका प्रारंभ WH वर्ड को छोड़कर सबके सब्जेक्ट से किया जाता है। ध्यान रखना है आपको कि उत्तर जब आप देते हो तो प्रश्न जो आपके सामने है उसका WH वर्ड जो है वो छोड़ना होता है आपको। आप जो है उस प्रश्न का WH वर्ड छोड़ देंगे और उस प्रश्न में जो सब्जेक्ट दिया है उसको लेकर के उत्तर का प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न से आपको सब्जेक्ट को उठाना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको सहायक क्रिया है।
प्रश्न WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH वर्ड को आपने छोड़ दिया। अब आपके सामने रहता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, उस प्रश्न में से ही सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब प्रश्न में दी है उसको लेना है, और हेल्पिंग वर्ब भी तब लेनी है अगर इनमें से कोई नहीं हो। डू, डज या डिड में से कोई हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो आपको जो है वो हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब आपके पास डू, डज या डिड में से नहीं है, दूसरी है, तो आपको सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अन्य शब्द अगर आपके पास है प्रश्न में तो रखने हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हट जाता है और आपको लगाना है उत्तर में फुल स्टॉप। तो क्या समझे, सीधी सी बात है, उत्तर प्रश्न का पैटर्न होता है WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। तो आपका उसका उत्तर जो है प्रारंभ करना है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू, डज, डिड के अलावा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। अगर डू, डज, डिड है तो पैटर्न होगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, सीधी सब्जेक्ट के बाद में जो है वो मेन वर्ब आएगा। उदाहरण से आप समझोगे, जब आगे मैंने उदाहरण दिए हैं तो आप उनको देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा नियम में लिखा है जिस प्रश्न जिस टेंस में हो उत्तर भी उसी टेंस में देना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्रश्न जिस टेंस में पूछा है उत्तर भी उसी टेंस में आपको देना होता है। अब अगर डू, डज, डिड अगर साई किया है तो इनको आपको छोड़ना पड़ता है, और अगर इनको छोड़ते हैं तो आपको उस उत्तर में क्या परिवर्तन करना पड़ता है वो देखेंगे। तो देखिए, डू, डज, डिड अगर आपके प्रश्न में आया है तो इस सत्य उत्तर की क्या होगी, क्या परिवर्तन करेंगे। देखिए, अगर डज है प्रश्न में, अगर डज दिया है तो आपको उसको छोड़ करके मेन वर्ब जो उसमें है प्रश्न में जो मेन वर्ब दी हुई है आपको उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना है। डज को तो हटा देना है, और मेन वर्ब जो प्रश्न में है उसके पीछे एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। उदाहरण से आप समझोगे, देखिए, वेयर डज राम लिव, आपको पूछा है वेयर डज राम लिव, तो डज इसमें आया है। तो सबसे पहली बात तो उत्तर देते समय आपको क्या करना है, WH वर्ड को छोड़ देना है, छोड़ दिया आपने। उत्तर किससे स्टार्ट करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो सब्जेक्ट आपके पास में राम, तो राम ले लिया उत्तर में। अब इसके बाद में आपको क्या रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ तो डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, डज को तो लेना नहीं है, तो डज को छोड़ देंगे, तो इसमें क्या आएगा, सीधा मेन वर्ब आएगा। ठीक है, तो राम ले लिया आपने, राम ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया। अब आपको लेनी है मेन वर्ब लिव, ले लिया लिव। अब इसके पीछे आपको डज होने पर एस या ईएस जोड़ना है, तो एस जोड़ दिया इसके पीछे। अब आपने ऑब्जेक्ट रख दिया जो आपको पूछा गया है, वेयर से हो रहा है, तो वेयर का मतलब आपको पूछा स्थान का नाम, तो स्थान का नाम आपने लिख दिया। ठीक है, अब अगर डू तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ करके मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है बिना एस या ई से। डू होने पर आपको डू को नहीं लिखना है और केवल जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एस या ई नहीं लगाना है, ध्यान रहे। उदाहरण इसका भी दिया है, व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, किसी चीज का पूछा है, क्या खेलते हो, आई कर दिया, यू को बदल करके यू का आई कर दिया, सब्जेक्ट ले लिया आपने, मेन का फर्स्ट फॉर्म कर दिया, डू को छोड़ दिया, एस या एस नहीं लगता इसमें, और ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया। ठीक है, अब अगर डीड होता है तो डीड को छोड़कर आपको उसमें क्या करना है, वर्ब जो मेन वर्ब जो प्रश्न में आपको पूछी है, डीड को छोड़ने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्रश्न में,
प्रश्न में डीड के साथ जब मेन वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म होता है, तो आपको डीड को जब छोड़ोगे तो जो फर्स्ट फॉर्म दिया है वर्ब का उस प्रश्न में, उसका आपको करना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, और फिर जो है आपको बाकी का सेंटेंस बनाना है। जैसे व्हाट डिड ही लर्न, ठीक है, तो डीड को छोड़ा आपने, सब्जेक्ट ले लिया सबसे पहले, वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दिया लर्न का, और ऑब्जेक्ट लिख दिया और फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से जो है वो डू डज और डिड वाले प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो अब जो है मैं आपके सामने एक चीज और आपको समझनी है, इसमें मैंने बताना भूल गया, मैं दो चीजें मैं और आपको बता देता हूं। इसमें एक तो है कंफ्यूजन होगा आपका, आपके दिमाग में आया होगा कि एस कहाँ लगता है सर और ई एस कहाँ लगेगा, ये चीजें मैं समझा देता हूँ आपको। तो आपको ध्यान रखना है, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर या जो वर्ब एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ से खत्म होती है, मतलब वाक्य के प्रश्न के अंदर डज आया है, क्या आया है, डज आया है, और उसकी वर्ब जो है प्रश्न में दी हुई है उसका अंतिम अक्षर इनमें से कोई है, उस वर्ब का अंतिम अक्षर एस है, या उस वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस है, या एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है या ओ है। तो आपको लगाना है उस वर्ब के पीछे डज को छोड़ करके ई एस। अगर इनमें से कोई अक्षर नहीं है उस वर्ब का और प्रश्न में डज दिया है, प्रश्न में डज दिया है और वर्ब जो है वो इनमें से किसी अक्षर से खत्म नहीं होती है, तो आपको केवल उस वर्ब के पीछे जोड़ना है एस। एक बात तो जो है वो आपको ये बतानी थी। और अब एक बात और जो है वो आपके कंफ्यूजन रहा होगा, उसको भी मैं दूर कर देता हूँ। दूसरी बात भी, प्रश्न में अगर यू आता है तो आंसर में आपको उसका करना है आई, और यू करना है बी। ध्यान रखना है, यू अगर एक वचन के लिए पूछा है, सिंगुलर के लिए पूछा है, तो आपको उसका उत्तर देते समय यू का कर देना आई। अगर बहुवचन के लिए जो है वो बहुत सारों को जो है वो पूछा है यू के रूप में, प्लूरल है, तो आपको करना है उत्तर देते समय बी। इन दो बातों को ध्यान रखें विशेष रूप से। और अब जो है इससे नेक्स्ट जो है वो करेंगे रूल नंबर 3, लेकिन वो जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा अगला, उसमें उनके बारे में जो विस्तार से चर्चा करेंगे। इनको, इन रूल्स को जो है वो आप लर्न करें, प्रैक्टिस करें, उत्तर देने का प्रयास करें। इस प्रकार के प्रश्न ढूंढें और ढूंढ करके जो है उनके उत्तर देने का प्रयास आप अकॉर्डिंग टू वो पैसेज हो सकता है या अकॉर्डिंग टू किसी टेक्स्ट को जो है वो लेकर के इस टाइप के प्रश्न जो डू डज और डीड से प्रारंभ होते हैं, तो इस प्रकार से उनका उत्तर देने का प्रयास आप करें। और नेक्स्ट इनके नियम जो है वो लेकर के मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।